हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसको कि हम लोग एक एक करके कवर करते आ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड स्टेट में स्थित है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगर बात हम लोग जिम कॉर्बेट की करते हैं, जिम कॉर्बेट का अगर आपसे कोई पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों का पूछे कि हमारे देश का कौन सा है तो वो हेली नेशनल पार्क ही था, जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। और इसके बीचों बीच जो है रामगंगा नदी जो है इसके बीच से गुजरती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अगर बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का है। अगर बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग दाची-ग्राम और सलीम अली दो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। एक तो दाची-ग्राम और दूसरा सलीम अली, ये दो नेशनल पार्क हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। तो इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और साथ ही साथ आपको इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, उसमें पूछा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ है। अर्थात हम लोगों के पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले तो ये एक प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें से है सबसे पहले तो आईआईटी दिल्ली का है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर का है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पूछ रहा है कि सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो अगर हमको सबका डेट अगर पता हो तो हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। आईआईटी मुंबई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। और साथ ही साथ लास्ट जो है वो आईआईटी कानपुर, इसकी स्थापना देखते हैं तो 1959 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो होगा सबसे पहला आएगा 1951 ईस्वी का खड़गपुर, उसके बाद अगर आते हैं तो दूसरा आएगा आईआईटी मुंबई का, उसके बाद 1959 में आईआईटी खड़गपुर है और फिर आईआईटी दिल्ली का है। तो दिए गए ऑप्शंस को अगर हम लोग क्रम में लगाते हैं तो पूछा है कि सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कब किसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा कि आईआईटी खड़गपुर है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का गठन कब हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का गठन जो है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसके गठन के लिए सिफारिश की थी हिल्टन यंग कमेटी और केंद्रीय बैंक जांच कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी कि इसकी स्थापना की जाए। और इसका मुख्यालय जो था स्थापना के बाद मुंबई में बनाया गया था। अगर बात आपसे मुख्यालय की जाती है तो वो मुंबई है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और अभी अगर बात करते हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, तो वर्तमान गवर्नर जो है अभी हम लोगों के वो शक्तिकांत दास हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको आरबीआई से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, पूछा है कि बैंक का गठन कब हुआ था, तो आरबीआई बैंक का गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, हमारा आंसर ए हो जाएगा। और अगर 1 जनवरी 1949 को कहते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पीपुल्स वार ग्रुप इसकी स्थापना पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। अर्थात पूछ रहा है कि ये जो पीपुल्स वार ग्रुप है ये
किस राज्य का है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश होगा, यानी कि पीपुल्स वार ग्रुप जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट का है। और इस आतंकवादी संगठन की अगर हम लोग पूछते हैं स्थापना किसने की थी तो इसके संस्थापक अगर हम लोग पूछते हैं तो कोंडापल्ली सीतारमैया थे। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, कोंडापल्ली सीतारमैया। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की। तो कोंडापल्ली सीतारमैया जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये आंध्र प्रदेश का ही है पीपुल्स वार ग्रुप जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। पीपुल्स वार ग्रुप अर्थात PWG। और 2004 में अगर हम लोग देखते हैं तो जो पीपुल्स वार ग्रुप है इसको और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो था दोनों को आपस में विलय कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर बात हम लोग इसमें करते हैं त्रिपुरा की तो त्रिपुरा का भी एक वार ग्रुप है जो कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक आतंकी संगठन है जो कि त्रिपुरा में पाया जाता है। तो वो चीज़ आपको याद रख लेना है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका जो आंसर होगा पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन जो है वो आंध्र प्रदेश का है और इसके संस्थापक जो थे वो कोंडापल्ली सीतारमैया हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का जो है, हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नारंगी, काला और नीला। तो अगर हम लोग सीधा सीधा देखते हैं तो ब्लैक बॉक्स से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि काला होना चाहिए, बट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है वो नारंगी होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नारंगी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर अगर हम लोग देखते हैं तो वो नारंगी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसका रंग जो था वो लाल रंग का था, लेकिन बाद में फिर इसको बदल के नारंगी कर दिया गया था। इसी जब इसका कलर रेड था तो उस समय इसको रेड एग भी कहा जाता था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछते कि रेड एग किसका नाम है तो रेड एग पहले कहा जाता था इसी चीज़ को, लाल होने के कारण फिर इसका कलर बदल दिया गया था और इसका कलर नारंगी कर दिया गया था। साथ ही साथ ये ब्लैक बॉक्स जो होता है वो उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग पूछते हैं कि ब्लैक बॉक्स बनता किस चीज़ का है तो टाइटेनियम जो धातु होती है उस धातु से ये बनाया जाता है, टाइटेनियम धातु से। तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए कि जो ब्लैक बॉक्स है वो टाइटेनियम धातु से बनाया जाता है। और यह बॉक्स जो होता है किसी विमान के दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये ब्लैक बॉक्स हमारे पास है तो किसी विमान की अगर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के कारण का अगर हमको पता लगाना होगा तो हमारे पास अगर ब्लैक बॉक्स है तो उसका हम रीज़न का पता लगा सकते हैं कि इसमें दुर्घटना किस कारण से हुई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको कि आपको जानना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ब्लैक बॉक्स का कलर नारंगी कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, पहला राबड़ी देवी, दूसरा रेणु देवी, तीसरा सुचिता कृपलानी और चौथा सैयदा अनवरा तैमूर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो राबड़ी देवी जो है ये बिहार की पहली महिला CM बनी थी। तो अगर आपसे CM मुख्यमंत्री पूछता तो आपका आंसर राबड़ी देवी हो जाता, परंतु आपसे पूछा है कि उप मुख्यमंत्री कौन थी तो इसका आंसर हो जाएगा रेणु देवी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये BJP पार्टी से हैं और ये पहली बार बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी थी 2020 में। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि जो बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री महिला थी वो रेणु देवी हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर B हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग सुचिता कृपलानी की तो ये भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अगर भारत की बात करता है तो ये महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि UP स्टेट की बनी थी। ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा रेणु देवी जो कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं जमनालाल बजाज, विलियम शेक्सपियर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और जॉफ्री चौसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो वार्ड ऑफ एवन है ये वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को ही जाना जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के महान अंग्रेजी कवि हैं। तो इस चीज़ का भी हमको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड के एक महान कवि हैं। और हम लोग यहाँ पर जानते भी हैं कि अगर इंग्लिश का कोई पिता कहा जाता है अंग्रेजी का तो विलियम शेक्सपियर को ही
कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं जमनालाल बजाज की, तो इनको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी जाना जाता है और यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उद्योगपति थे और इन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने ही की थी। और अगर बात करते हैं जॉफ्री चौसर की, तो ये जो है वो अंग्रेजी के कवि, लेखक और दार्शनिक थे और साथ ही साथ इन्हें अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी कविता का जनक किसको कहते हैं, तो अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है जॉफ्री चौसर को। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हमसे पूछा है कि वर्ड ऑफ एवन कौन है, तो उनका जो है विलियम शेक्सपियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं रोम, न्यूयॉर्क, वेनिस और लंदन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा गगनचुंबी इमारतों का नगर, तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा, तो न्यूयॉर्क जो है वो एक अमेरिका का शहर है, अमेरिका का एक शहर है और इसे द बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इसे द बिग एप्पल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं दीपा मलिक, दीपक पुनिया, दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक। तो हमारे ऑप्शंस में जो आंसर हो जाएगा कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट जो है वो दीपा कर्माकर हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दीपा कर्माकर। इन्होंने 2016 का जो रियो डी जेनेरियो वाला ओलंपिक था उसमें भाग लिया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट के रूप में भाग लिया था और ये त्रिपुरा राज्य की रहने वाली हैं। ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए कि अगर पूछता है कि इनका संबंध कहाँ से है तो वो त्रिपुरा स्टेट से है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक एक महिला पैरा एथलीट हैं। ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। दीपक पुनिया जो है एक भारतीय पहलवान हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान हैं। ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। तो इन तीनों के बारे में भी हम लोगों को देख लेना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो दीपा कर्माकर हो जाएगा, जो कि प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट थी जिन्होंने कि 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। प्रश्न है हमारा कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो जैसा कि हमारे ऑप्शंस में दिया है तो हॉकी से संबंधित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। हॉकी की अगर बात करते हैं तो अगर हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछता है तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग फुटबॉल की, तो फुटबॉल के भी कुछ कप हैं जिनको कि हम लोगों को जानना है। जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, रोवर्स कप हो गए या फिर मर्डेका कप हो गया। तो उसकी बात अगर आपसे करता है संतोष ट्रॉफी की या फिर रोवर्स कप की या फिर मर्डेका कप की, तो वो भी फुटबॉल से संबंधित है। ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं येन किस देश की मुद्रा है। हमारे ऑप्शंस हैं यूगोस्लाविया, जापान, मैक्सिको और थाईलैंड। तो येन जो है हमारे ऑप्शंस के अनुसार जापान की मुद्रा है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जापान की मुद्रा क्या है, वो येन है। तो अगर जापान की राजधानी आपसे पूछता है तो जापान की राजधानी है वो जो टोक्यो है और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। बात अगर यूगोस्लाविया की करते हैं तो यूगोस्लाविया की राजधानी जो है वो बेलग्रेड है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो बेलग्रेड इसकी मुद्रा जो है वो दिनार है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अगर मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको की राजधानी जो है वो मैक्सिको सिटी है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, और मुद्रा की बात करते हैं तो वो पेसो है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और इसकी अगर मुद्रा की बात करते हैं तो वो थाई बात है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि थाई बात इसकी मुद्रा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा येन किस देश की मुद्रा है, तो वो जापान का है। तो जापान की राजधानी टोक्यो जिसकी मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? हमारे ऑप्शंस हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगर बात आई है सूचियों की तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इन सूचियों का उल्लेख जो है हमारी अनुसूची में एक 7वीं अनुसूची है जिसमें कि केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, उसमें इसको उल्लेखित किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। अगर बात केंद्र सूची की करते हैं अर्थात संघ सूची की, तो इसमें जो होता है कि सिर्फ केंद्र ही कानून बनाता है किसी विषय पर और उस पर बनाया गया कानून लागू होता है। और राज्य सूची की बात करते हैं तो जिस विषय में दिया गया है उस विषय पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में स्टेट और सेंटर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर बात विवादित होती है तो फिर जो इस पे सेंट्रल का कानून बनता है वही मान्य होगा। तो ये चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, बी आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सांची का स्तूप जो है वो किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप हमारे ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और सांची के स्तूप की बात करते हैं तो इसका अगर निर्माण आपसे पूछता है तो इसका निर्माण जो था वो मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, जिसको कि प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं जो अबिसिनिया इथियोपिया का है, बर्मा कंबोडिया, हॉलैंड नीदरलैंड से और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से। तो एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। अबिसिनिया की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अबिसिनिया जो है वो अफ्रीकी देश है और ये जो अफ्रीकी देश है इथियोपिया, इसी का अगर पुराना नाम हम लोग देखते हैं तो वो अबिसिनिया हुआ है। और अगर बात हम लोग बर्मा की करते हैं तो यही आंसर हम लोग का गलत है और हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बर्मा जो है इसका ये म्यांमार का पुराना नाम है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो म्यांमार है आज का वर्तमान में इसी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अगर बात करते हैं कंबोडिया की, तो ये जो कंबोडिया है इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछता है तो वो कंबोज होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कंबोडिया है इसका पुराना नाम कंबोज है। अगर बात करते हैं हॉलैंड की, तो हॉलैंड जो है वो नीदरलैंड का पुराना नाम है और साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश का पुराना नाम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत से विभाजित होकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो उस समय अगर हम लोग भारत का अपना नक्शा देखते हैं तो उसमें दोनों साइड में अगर हम लोग आते हैं, ये कुछ इस तरह का है, तो दोनों साइड अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे भी पाकिस्तान, दोनों तरफ से पाकिस्तान ही हो गया था विभाजित होने के बाद। तो बीच में जो है वो इंडिया है। और अगर ये जो पूर्वी पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो इसी पूर्वी पाकिस्तान को फिर 1971 में बांग्लादेश के नाम से नया देश बना दिया गया था। तो इस तरह से ये जो बांग्लादेश है इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बर्मा, क्योंकि बर्मा का जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न को भारत आने के सही क्रम में सजाएं। तो पहला दिया हुआ है संयुगन, दूसरा दिया हुआ है फाहियान, तीसरा है वेनसांग और चौथा है इत्सिंग। तो अगर हम इनका क्रम देखते हैं तो इनका क्रम जो है सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो संयुगन आया था, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वेनसांग आया था और लास्ट में फिर इत्सिंग आया था। तो इस तरह से हमारा जो क्रम बनेगा वो 2, 1, 3 और 4 बनेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इनके आने का क्रम। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले फाहियान, फिर संयुगन, फिर वेनसांग और इत्सिंग आए थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनके भारत आने का क्रम क्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़िए हम लोगों के साथ और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।